हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम यूजीन ओनील के बहुत ही फेमस ड्रामा द आइसमैन कॉमेट की समरी, कैरेक्टर स्केच और एनालिसिस देखेंगे। तो यूजीन ओनील का ये जो ड्रामा है उसे लिखा गया था 1939 में और पब्लिश किया गया था 1946 में, और इसका प्रीमियर हुआ था ब्रॉडवे में मार्टिन बेक थिएटर में अक्टूबर 9, 1946 में। तो इस प्ले में यूजीन ओनील ने हमें कुछ शराबी लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो एक बार में रहते हैं और हमेशा ही वो शराब पीते हैं और एक सपनों की ज़िंदगी में जीते हैं। वो एक्चुअल लाइफ में जीना नहीं चाहते और हमेशा ऐसे सपने देखते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो जब उनमें से एक आदमी जो शराब पिया करता था पहले, लेकिन अब उसने छोड़ दी है शराब, जब वो ऐसे बताता है कि वो सोबर हो गया है और उसने शराब पीना छोड़ दिया है, तो वो जो अल्कोहलिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि कैसे वो इंसान जो अब सोबर हो गया है उसने अपनी वाइफ को मार दिया था, मर्डर कर दिया था। अगर हम इस प्ले के टाइटल के बारे में बात करें तो जो टाइटल है वो एक जोक के तौर पे बताया गया है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का हिकी, वो अपने बाकी के फ्रेंड्स, बाकी के अल्कोहलिक्स को बताया करता था। तो हिकी वही शख्स है जिसने शराब पीना बंद कर दिया है, वही आदमी है। तो वो अपने फ्रेंड्स को बताया करता था कि कैसे उसके घर में आइस और मिल्क डिलीवर करने के लिए, सामान डिलीवर करने के लिए एक आदमी आया करता था, उसे वो आइसमैन कहता था, और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा होता है उस आइसमैन के साथ। तो ये एक बहुत ही वल्गर जोक था जो वो अपने फ्रेंड्स को सुनाया करता था और उसके फ्रेंड्स इस जोक को बहुत एंजॉय करते थे। तो इसलिए भी इस जो प्ले का नाम है आइसमैन कॉमेट रखा गया है। और जो वर्ड्स है कॉमेट, आइसमैन कॉमेट, ये बेसिकली एक पैरोडी की तरह पे यूज़ किया गया है। बाइबल में एक लाइन आती है जहाँ पर ये बताया जाता है कि कैसे क्राइस्ट आते हैं। तो मैथ्यू 25:6 जो बाइबल में है उसमें बताया गया है कि कैसे क्राइस्ट आते हैं, सेवियर्स अराइवल, सेवियर यानी कि जीसस क्राइस्ट, वो कैसे आते हैं। उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कॉमेट, कॉमेट यानी आना। तो उसी वर्ड को यहाँ पर लिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मैथ्यू 25:6 को भी पैरोडी किया गया है। अब चलिए हम लोग मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स है वो है हैरी होप, विडोड प्रोप्राइटर ऑफ द सलून एंड रूमिंग हाउस वेयर द प्ले टेक्स प्लेस। तो हैरी होप एक विडोड इंसान है, उसकी वाइफ मर चुकी है और वो उसी सलून का मालिक है जहाँ पर ये सारे अल्कोहलिक्स रहा करते थे। और वो जो है वो फ्री ड्रिंक्स, यानी उन सभी शराबियों को फ्री में ड्रिंक्स दिया करता है। वैसे तो वो कहता है कि वो नहीं देगा, लेकिन वो फ्री में उनको ड्रिंक्स देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एड मॉशर, जो कि होप का ब्रदर इन लॉ था, उसका साला था, और वो सर्कस में पहले काम किया करता था और हमेशा कहता था कि मैं फिर से सर्कस में काम करने जाऊंगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है पैट मैकग्लोइन, जो कि एक पुलिस में था और उसे निकाल दिया गया था इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। तो वो ये सपना देखता है कि फिर से वो पुलिस में भर्ती होगा, फिर से पुलिस वाले उसे ले लेंगे। ऑब्वियसली ये सारे सपने कभी पूरे नहीं होते। नेक्स्ट कैरेक्टर है विली ओबान, हार्वर्ड लॉ स्कूल एलुमनस। तो वो हार्वर्ड के लॉ स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। तो बेसिकली इन सभी लोगों को इसलिए भी निकाला गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो मॉट, फॉर्मर प्रोप्राइटर ऑफ ए गैम्बलिंग हाउस। तो वो एक गैम्बलिंग हाउस चलाया करता था। जनरल पायट वेटजॉन जो है वो है बोअर कमांडो, जो बोअर वॉर हुई थी उसमें ये कमांडो था, एक सोल्जर था। कैप्टन सेसिल लुइस, ये भी एक कैप्टन था ब्रिटिश का उसी लड़ाई में, जो कि लड़ाई हुई थी। सो बेसिकली ये दोनों लोग जो है पायट वेटजॉन और सेसिल लुइस, ये सोल्जर्स थे। जेम्स जिमी टुमारो कैमरन, former Boer War correspondent who is constantly daydreaming about getting his old job back again tomorrow। तो जो जेम्स है वो वॉर करेस्पॉन्डेंट था, तो वो भी ये ड्रीम करता है कि उसकी जो जॉब है वो उसे फिर से मिल जाएगी, मीडिया की जो जॉब किया करता था वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है ह्यूगो काल्मर,
former editor of anarchist periodicals who often quotes the Old Testament. तो ह्यूगो काल्मर जो है वो एक एडिटर था पीरियोडिकल्स यानी न्यूज़पेपर वगैरह का, वो एक एडिटर था और ओल्ड टेस्टामेंट यानी हमेशा वो बाइबल की बातें किया करता था। लैरी स्लेड फॉर्मर सिंडिकलिस्ट एनार्किस्ट, तो बेसिकली एनार्किस्ट ऐसा आदमी होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ होता है, तो लैरी स्लेड ऐसे ही एक आदमी था। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉकी पियोजी, नाइट बारटेंडर हु इज पेड लिटिल एंड मेक्स हिज लिविंग मोस्टली बाय अलाउइंग Pearl and Margie to stay at the bar in exchange for a substantial cut of the money they make from prostitution. तो रॉकी पियोगी जो है वो एक नाइट बारटेंडर है, उसी बार में वो काम करता था और उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और इसीलिए वो दो प्रोस्टिट्यूट्स पर्ल और मार्गी को वहाँ पर रहने देता था और उनसे वो पैसे वसूल किया करता था। जो भी प्रोस्टिट्यूशन करके वो पैसे कमाती थी उसमें कट लेता था रॉकी। और अगर कोई उसे कह देता था कि तुम एक पिम्प हो, यानी तुम पर्ल और मार्गी और बाकी के प्रोस्टिट्यूट्स को यानी चकला चलाने वाले हो, अगर तुम ऐसा कोई कह देता था तो रॉकी को बुरा लगता था ये बात। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉन पैरेट, टीनेज सन ऑफ ए फॉर्मर एनार्किस्ट। तो डॉन पैरेट जो है वो एक पहले के एनार्किस्ट का बेटा था, एक ऐसे इंसान का जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मानता नहीं था, ऐसे इंसान का वो बेटा था डॉन पैरेट। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द आइसमैन कॉमेट टेल्स द स्टोरी ऑफ द डेनिजन्स ऑफ ए बार। डेनिजन्स का मतलब होता है रेसिडेंट्स। तो आइसमैन कॉमेट हमें एक बार में रहने वाले लोगों के बारे में बता रहा है। आइसमैन कॉमेट ये जो प्ले है वो हमें बता रहा है कि एक बार थी जो कि मैनहट्टन में थी और वहाँ पे बहुत सारे शराबी लोग रहते थे। द नो चांस सैलून इज ओन्ड बाय हैरी होप। तो ये जो नो चांस सैलून है, बार है, उसका मालिक था हैरी होप, जो 20 साल से अपनी बार से बाहर ही नहीं निकला है, इसके लिए क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी थी और वो सदमे में था और 20 साल से वो बस बाहर ही नहीं निकला था। ही प्रोमिसेस हिमसेल्फ दैट वन डे ही विल टेक अ वॉक आउटसाइड इन द नेबरहुड अगेन। और वो बार बार अपने आप को प्रॉमिस किया करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं फिर से बाहर निकलूंगा और घूमूंगा, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं निकलता। All of the men who sit in the bar day and night in fact possess pipe dreams that they never intend to fulfill. Pipe dreams का मतलब ऐसे सपने होते हैं जो लोग देखते हैं लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते या लोग उन्हें पूरा नहीं करते, ऐसे ड्रीम्स को पाइप ड्रीम्स कहते हैं। तो जितने भी आदमी वहाँ बैठा करते थे वो बस इस तरह के सपने देखा करते थे जो वो कभी पूरा नहीं करने वाले थे। तो अब कौन कौन था उन आदमियों में उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि मोशर है जो ये कहता है कि वो फिर से सर्कस में जाके काम करेगा। मैकग्लोयन है जिसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था लेकिन वो कहता है कि कभी उसे फिर से जॉब मिलेगी। जिमी है जो यही बोलता है। फिर जो है जो कि ब्लैक मैन है, वो गैम्बलिंग हाउस चलाया करता था और वो कहता है कि वो फिर से गैम्बलिंग हाउस चालू करेगा। फिर रॉकी है जो कि नाइट बारटेंडर है और वो कहता है कि वो एक पिम्प नहीं है मार्गी और पॉल का, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स थी। फिर चक है जो डे बारटेंडर है यानी दिन का बारटेंडर है, जो एक दूसरी कोरा नाम की प्रोस्टिट्यूट है उसके साथ शादी करना चाहता है और एक फार्म बनाना चाहता है अपने खुद के लिए। फिर एक ह्यूगो नाम का बंदा है जो कि मूवमेंट इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी वो भी एक एनार्किस्ट था और मेंबर था इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड का, यानी जितने भी वर्कर्स होते हैं जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनकी ये संस्था है इंटरनेशनल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनका ये मेंबर था। और वो कसम खाता है कि कैसे उसे किसी भी तरह के बर्गॉयज यानी गवर्नमेंट से नफरत है। विली अ हार्वर्ड लॉ स्टूडेंट किक्ड आउट फॉर ड्रंकनेस हु थिंक्स वन डे ही विल रिटर्न। तो विली एक हार्वर्ड का स्टूडेंट था, शराब पीने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। वो भी ये कहता है कि एक दिन उसे ज़रूर वहाँ फिर से बुलाया जाएगा। एंड कैप्टन लू एंड जनरल वेडजन इंग्लिश एंड डच मिलिट्री मैन। तो ये लोग मिलिट्री के थे और वो बार बार बुअर वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, एक लड़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि एक दिन हम घर जाएंगे। फाइनली देयर इज़ लैरी स्लेड। इसके अलावा लैरी स्लेड नाम का एक आदमी है जो कि काफ़ी ओल्ड है और वो कहता है कि मेरे खुद के कोई ड्रीम्स नहीं हैं,
क्योंकि अब उसने पॉलिटिक्स छोड़ दी है और पहले वो एक एनार्किस्ट था लेकिन अब वो एनार्किस्ट नहीं है, ऐसा वो कहता है। द कैरेक्टर्स आर वेटिंग फॉर द ट्रैवलिंग सेल्समैन हिकी टू शो अप। और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो हिकी नाम के एक सेल्समैन का वेट कर रहे थे। Every year he stops in for a visit, buys everyone drinks and tells them uproarious tales. तो हर साल जो हिकी है, जो कि एक सेल्समैन था, वो वहाँ आया करता था और सभी के लिए शराब खरीद कर उनको देता था और बहुत सारी कहानी सुनाया करता था। तो उस टाइम पे भी हिकी बस आने ही वाला था, इसीलिए क्योंकि होप का 60th बर्थडे था और उसकी पार्टी होने वाली थी, बर्थडे पार्टी। While they all wait, snoozing and drinking and bickering among themselves, a young stranger who claims to know Larry rents a room and joins the idle men. तो जब वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे और ये सब बातें कर रहे थे, तब वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि स्ट्रेंजर था, कोई उसको जानता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि वो लैरी को जानता है और एक रूम लेकर वहाँ उन आदमियों को ज्वाइन करता है। उसका नाम होता है पैरेट। तो वो जो पैरेट है वो कहता है कि वो एक ऐसी औरत का बेटा है जिसे लैरी जानता था। तो ये सब बातें सुनकर लैरी को अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप थी। सो especially since he vacillates between criticizing his mother and extolling her merits. तो पैरेट लैरी को इसलिए भी अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि पैरेट बीच बीच में अपनी माँ की बुराई भी कर रहा था और अच्छाई भी बोल रहा था। पैरेट इज इन न्यूयॉर्क ऑन द रन फ्रॉम द पुलिस। तो पैरेट जो है वो पुलिस से बचता हुआ न्यूयॉर्क में आया है और वो जो है बेसिकली एक एनार्किस्ट था और पुलिस से बचता बचता वो वहाँ पहुंचा था। और उसने क्या किया था कि अपने सारे साथियों को, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, उसने उन सबको जेल में डला दिया था। When Hickey finally arrives, his demeanor is not as raucous as expected. जब फाइनली हिकी वहाँ पर आता है, जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, तो वो पहले जैसा नहीं लग रहा था और पहले जैसा वो हंसी मजाक कर रहा था, जोवियल था, लेकिन वो अनाउंस करता है कि उसने अल्कोहल छोड़ दिया है, शराब उसने छोड़ दिया है और उसने अपनी पाइप ड्रीम को यानी अपने सपने को उसने छोड़ दिया है। ही नाउ लिव्स इन पीस। तो उसने कहा कि वो शांति से जीता है और सभी लोगों की मदद करने आया है ताकि सभी लोग शराब छोड़ सके। लेकिन ये सब सुन के सभी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वहाँ पे एक्ट 2 शुरू होता है जहाँ पर होप की बर्थडे पार्टी के प्रिपरेशंस शुरू हुए थे और सभी लोग जो हैं अपने सपनों को डिफ्लेट करने में लगे हुए थे, यानी छोड़ने में, धीरे धीरे छोड़ने में लगे हुए थे। लैरी रिमेन्स अलूफ बट वॉचेस एंड लाफ्स एट द टर्मोइल हिकी हैज कॉज्ड। तो लैरी जो है वो दूर था इन सब चीज़ों से, लेकिन उसे हंसी आती है ये देखकर कि हिकी की वजह से किस तरह का तूफान मच गया है बार में और सभी लोग अपने अपने सपने छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ही ट्राइज टू कीप पैरेट एट आर्म्स लेंथ। वो अभी भी पैरेट से दूर ही था, इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो यंग मैन पैरेट है वो उसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो पैरेट से दूर ही था। द पार्टी बिगिंस बट होप इज बिटर एंड अपसेट गिवन हिकीज स्पेशल अटेंशन टू हिज ड्रीम ऑफ वॉकिंग आउटसाइड। तो पार्टी शुरू होती है और होप जो है जिसके लिए पार्टी हो रही थी, जिसका 60th बर्थडे था, वो काफ़ी अपसेट हो गया था, इसीलिए क्योंकि हिकी जो है वो उसके बाहर चलने के सपने को काफ़ी अटेंशन दे रहा था। और हिकी कहता है कि तुम्हारा जो बर्थडे है वो काफ़ी अच्छा दिन है, तो क्यों नहीं तुम ट्राई करते बाहर निकलने का। लेकिन जो होप है वो काफ़ी डरता है इस बात से और लैरी ट्राइज टू गेट हिकी टू रिवील व्हाट हैपेंड टू हिम टू मेक हिम गिव अप हिज पाइप ड्रीम। तो लैरी बार बार हिकी को ये पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपने सपने को छोड़ दिया, और फिर से वो उस जोक के बारे में हिकी को याद दिलाता है जो हिकी उन सभी को जोक सुनाया करता था आइस मैन के बारे में, कि कैसे उसने आइसमैन के साथ अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन फिर हिकी शांति से कहता है कि मेरी वाइफ का जिक्र मत करो, वो मर चुकी है। फिर वहाँ पे एक्ट 3 शुरू होता है जहाँ पे जो बार टेंडर्स है वो साफ सफाई कर रहे होते हैं और जो बाकी के जो आदमी हैं वो इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उन्हें शराब और सलून को छोड़ना होगा और अपने सपनों को भी।
जो प्रिपेयर्स टू गो आउट एंड सी इफ ही कैन ओपनिंग हिज गैम्बलिंग डेन, तो जो अपने आप को प्रिपेयर करता है और कहता है कि अब मुझे बाहर जाकर अपना जो गैम्बलिंग का बिजनेस है वो फिर से शुरू करना होगा। मैकग्लॉइन, मॉशर एंड जिमी सीक देयर ओल्ड जॉब्स बैक। तो मैकग्लॉइन, मॉशर और जिमी अपने पुराने जॉब्स को फिर से पाने की कोशिश करने वाले थे। विली प्लान्स टू गो टू द डीए टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लॉ। तो विली भी फिर से लॉ को प्रैक्टिस करेगा। कैप्टन और जनरल फिर से अपनी मिलिट्री जॉब के लिए ट्राई करेंगे। और चक और कोरा ये डिसाइड, चक यानी कि जो डे बारटेंडर है वो, और प्रोस्टिट्यूट कोरा ये डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। रॉकी डिसाइड्स नॉट टू बी अ बारटेंडर एनी मोर एंड बी अ रियल पिम्प टू मार्जी एंड कोरा। और रॉकी जो है वो डिसाइड करता है कि वो अब एक बारटेंडर नहीं रहेगा और एक रियल पिम्प बन जाएगा मार्गी और कोरा के लिए। ह्यूगो मम्बल्स अबाउट मेकिंग द प्रोलेटरिएट हिज स्लेव्स एंड द पिटेबल होप स्टेप्स आउट टू टेक हिज वॉक। तो ह्यूगो भी अपनी ड्रीम को पूरा करना चाहता है और होप जो है वो अपनी वॉक लेने के लिए बाहर निकलता है। रॉकी नरेट्स व्हाट होप डज, which is stand awkwardly on the curb, walk into the middle of the street and then rush back inside in fear। तो रॉकी नरेट करता है कि होप ने क्या किया। होप बाहर गया और सड़क के बीच में खड़ा हो गया और फिर वो वापस भागकर डर के मारे वो फिर से बार के अंदर आ गया। तो जब होप बाहर था तो रॉकी कहता है कि क्या वो वापस आएगा, और हिकी कहता है हाँ वो वापस आएगा। बैक इनसाइड होप इज शेकन एंड प्रोसीड्स टू गेट ड्रिंक। तो जैसे ही होप अंदर आता है वो फिर से शराब पीने लगता है। लैरी अकॉस्ट हिकी अबाउट द ट्रूथ बिहाइंड हिज कॉन्वर्सेशन एज ही एंड रॉकी सरमाइज परहैप्स हिकी ड्रोव हिज वाइफ टू सुसाइड। तो लैरी जो है वो फिर से हिकी से कहता है कि तुम सच्चाई बताओ, और लैरी और रॉकी को लगता है कि शायद हिकी की वजह से उसके वाइफ ने सुसाइड कर लिया, और तभी हिकी बताता है कि उसका मर्डर हुआ था। और वो कहता है कि उसे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि अच्छा ही हुआ वो मर गई, कम से कम उसका हिक्की से पीछा छूट गया, उसकी वाइफ का हिक्की से पीछा छूट गया। फिर एक्ट 4 शुरू होता है। एवरीवन हु हैड स्टेप्ड आउटसाइड टू मूव बियॉन्ड देयर ड्रीम इज डाउनट्रोडन, सस्पिशियस एंड डिप्रेस्ड। तो हर कोई जो बाहर निकला था अपनी ड्रीम से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था। हिकी इज पर्टिकुलरली अपसेट दैट होप इजंट कंटेंट नाउ। तो हिकी जो कि इसलिए अपसेट था क्योंकि होप कंटेंट नहीं था, बट वंडर्स व्हाई ऑल ऑफ देम परसिस्ट इन देयर सफरिंग। तो वो सोचता है कि पता नहीं क्यों सभी लोग अपनी सफरिंग में खुश हैं। 2 पुलिस ऑफिसर्स मोरान एंड लीब एंटर द बार। उसके बाद फिर 2 पुलिस वाले आते हैं, मोरान और लीब, बार में, और वहाँ खड़े हो जाते हैं चुपके से। तभी हिकी जो है वो एक बड़ी सी स्पीच देता है कि उसकी वाइफ को एक्चुअली क्या हुआ। तो वो बताता है कि कैसे वो एक ट्रबल मेकर था, बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और बहुत बुरे काम करता था, लेकिन उसकी वाइफ एवलिन फिर भी उससे प्यार करती थी और उसके सारे मिस्टेक्स को माफ़ कर देती थी। और इसीलिए हिकी जो है उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा। इनफैक्ट उसे अपनी वाइफ से नफरत हो गई कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ फिर भी ये मुझे प्यार क्यों करती है। और इसीलिए वो सोचने लगा कि इस चीज़ का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ना तो वो सुसाइड कर सकता था ना ही अपनी मैरिज को तोड़ सकता था। और इसीलिए एक दिन उसने अपनी वाइफ को मार दिया, इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो इतनी अच्छी है तो उसे हिकी को अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहिए, तभी उसे शांति मिलेगी। तो अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपनी वाइफ को मार देता है। एट द एंड ऑफ दिस नरेशन ही सेज दैट ही कर्स्ड हर आफ्टर ही शॉट हर, बट दैट ही कुड ओनली हैव डन दिस इफ ही वाज क्रेजी। तो जब वो अपना नरेशन ख़त्म करता है वो कहता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा क्योंकि वो क्रेजी है, पागल है, तभी उसने ऐसा काम किया। और वो होप से कहता है कि प्लीज़ तुम भी अग्री करो कि मैं पागल हूँ, ताकि पुलिस वाले मुझे ले जाएं। तो पहले तो होप जो है वो खुद ही काफ़ी डिप्रेस्ड होता है और वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि वो ये कहे कि हिकी पागल है पुलिस वालों के सामने। लेकिन बाद में उसकी आईज लाइट अप हो जाती है, यानी कि
वो एक्साइट हो जाता है ये सोच के कि अगर वो ये प्रूफ कर देगा कि हिकी पागल है और अगर पुलिस वाले उसे ले जाएंगे तो वो लोग फिर से अपने डे ड्रीम्स में चले जाएंगे और सभी लोग अपने पाइप ड्रीम्स यानी फिर से वो लोग सिर्फ सपने देखने में बिजी हो जाएंगे और एक्चुअली उन्हें फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी वो लोग सब कुछ हर चीज़ कर रहे थे और करने के लिए रेडी हो गए थे क्योंकि हिकी ने उनको कहा था, तो अब उनको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा और वो फिर से अपने जो सपने हैं वो देखना चालू रख सकते हैं और सपने देखना उनको बंद नहीं करना पड़ेगा। होप enthusiastically tells the waiting policeman and the rest of the room that हिकी is indeed crazy। तो होप जो है वो पुलिस वालों को कहता है कि हिकी हाँ सचमुच पागल है और बाकी लोग भी अग्री करते हैं उसके साथ साथ। और मोरान जो है पुलिस वाला वो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि प्लीज़ हिक्की को तुम लोग बचाओ मत, उसे अब चेयर मिलेगी यानी इलेक्ट्रिक्यूशन से उसे मार दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब कुर्सी पर बैठाकर बिजली के शॉक दिए जाते हैं जिससे आदमी की मौत हो जाती है। तो यूएसए में इसी तरीके से लोगों को मौत की सज़ा होती है। हिक्की स्माइल्स दैट ही डजंट केयर, तो हिक्की कहता है उसे चिंता नहीं है, वो वैसे भी मर जाना चाहता है। मोरान और लीब उसे ले जाते हैं। As Hickey is relating his story, Parrot tells Larry the truth about turning his own mother in because he hated her। तो जैसे हिक्की इस कहानी को सुना रहा होता है, पैरेट बताता है लैरी को कि कैसे उसे अपनी माँ से नफरत थी और इसी वजह से उसने अपनी माँ को पुलिस वालों से पकड़ा दिया था। तो वो लैरी को इसीलिए बताता है क्योंकि लैरी ही उसका फादर था। He seems to want Larry to condemn him so he can have peace। तो वो चाहता है कि लैरी उसके बारे में बुराई करे और कहे कि वो कितना बुरा इंसान है। और फिर लैरी जो है वो कहता है कि एक काम करो, हाँ तुम वाकई में बुरे इंसान हो, तुम अपनी लाइफ को एंड कर लो और इस टॉर्चर को एंड कर लो। तो पैरेट ये सुनकर खुश होता है, उसे रिलीफ महसूस होती है और वो बिल्डिंग के स्टेयरकेस से आत्महत्या कर लेता है गिरकर। द ग्रुप सेलिब्रेट्स एंड ड्रिंक्स, और उसके बाद सभी लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं, सेलिब्रेट करने लगते हैं, इसलिए क्योंकि अब हिक्की जा चुका था जेल पुलिस वालों के साथ और उन्हें उसकी बात नहीं माननी पड़ेगी और सपने देखना बंद नहीं करना पड़ेगा और एक्चुअल चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि वो कह रहा था कि बाहर निकलो और कुछ करो, सपने देखना बंद करो, और वो अपनी डे ड्रीमिंग चालू रख सकते हैं, अपनी पाइप ड्रीम्स को देखना वो जारी रख सकते हैं। तो ये सोचकर वो लोग खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। लैरी दो फिल्ड विद पिटी एंड बिटरनेस सिट्स एंड स्टेयर्स ऑफ इनटू स्पेस, लेकिन लैरी बहुत दुखी होता है और वो जो है ऊपर देखकर बस वो शांति से स्टेयर कर रहा होता है। अब अगर हम इसके कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो हिक्की ही है। हिक्की इन अ मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू गिव हिज वाइफ अब चलिए हम लोग सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे वो हिक्की ही है। तो हिक्की इन अ मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू गिव हिज वाइफ एवलिन सम पीस हैज मर्डर्ड हर। तो हिक्की अपनी वाइफ को पीस देना चाहता है, शांति देना चाहता है, इसलिए उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। तो ये काफ़ी आयरॉनिकल है। ही अराइव्स barely in time for Harry's 60th birthday, cold sober। He is determined to convince his old drinking buddies all rumors that Harry hopes that they must dismiss their pipe dreams as he has। तो वो अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए आया है और बहुत सोबर है और वो बताता है कि कैसे उसने शराब पीना छोड़ दिया है और उन्हें भी छोड़ देना चाहिए और सपने देखना बंद कर देना चाहिए। वो लोग जो हमेशा सिर्फ सपने देखते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं करते, तो उन्हें बाहर निकलकर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए रियल वर्ल्ड में। However, as the play progresses, Hickey shares more about the event that has changed his life. After years of drinking and cheating on his wife, he could no longer bear to see her misery and enduring faith in him। लेकिन जैसे प्ले आगे बढ़ता है तो हमें हिक्की के बारे में और पता चलता है कि कैसे वो बहुत सालों से अपनी वाइफ को चीट कर रहा था और जब वो ये देखता है कि उसकी वाइफ फिर भी उससे प्यार करती है और उसमें फेथ रखती है तब वो उसे मार देता है। हर डेथ हैज़ पुट एन एंड टू हिज गिल्ट एंड देयर शेयर्ड अनहैप्पीनेस। और जब उसकी वाइफ मर गई तो उसकी ये जो गिल्ट फीलिंग थी
वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए क्योंकि उसे हमेशा गिल्टी महसूस होता है कि उसकी वाइफ जो है वो इतना ख़राब इंसान है, फिर भी वो उससे प्यार करती है, तो उसकी ये जो गिल्ट है वो ख़त्म हो जाती है। और प्ले के एंड में वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और पुलिस को अपने आप को हवाले कर देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मेन वो है लैरी स्लेड। तो लैरी जो है वो एक एनार्किस्ट था पहले, और वो रोज़ा का लवर था, जो कि पैरेट की माँ थी। He was that he is finished with politics and tried to avoid overtures by Don Parrott, Rosa's son. तो वो कहता है कि वो अब पॉलिटिक्स में एंगेज नहीं करना चाहता और इसलिए वो पैरेट से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता है। पैरेट who was 7 when he last saw Larry is looking for a confidant or perhaps a confessor. तो पैरेट जो है वो 7 साल का था जब उसने लैरी को देखा था, और वो कुछ बताना चाहता था लैरी को। नॉनदलेस लैरी शाइज अवे फ्रॉम रिज्यूमिंग अ पेरेंटल रोल विद द यंग मैन। फिर भी लैरी जो है वो एक पेरेंटल रोल नहीं निभाना चाहता है। Larry's clarity includes the recognition that he is doomed to always see with pity the two sides of everything. He is a good man with an anarchist habits who prefers like the others the numbing effects of liquor. तो जो लैरी है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो एक एनार्किस्ट था और दूसरों की तरह वो भी शराब इसीलिए पीता है ताकि वो अपने पास्ट को भुला सके। लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है लैरी रियलिटी से हटता जाता है और वो रियलिटी को फेस नहीं कर पाता बाकियों की तरह, और वो जो है पैरेट को सुसाइड करने पे फोर्स कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैरी होप। एज द प्ले बिगिंस हैरी होप्स लास्ट नेम समराइजेस व्हाट ही ऑफर्स द रैगटैग ग्रुप ऑफ पाइप ड्रीमर्स हु फ्रीक्वेंट हिज सैलून। तो हैरी होप जैसे कि उसका लास्ट नेम है, होप है उसका जो सरनेम है, उसी तरह का आदमी होता है, और वो अपने बाकी के जो साथी होते हैं वहाँ पे जो डे ड्रीमर्स होते हैं जो हमेशा सपने देखते हैं उनको वो होप दिया करता था। In their alcoholic camaraderie, they find hope in their dreams of reclaiming past success. By the end of first act, the seeds of despair are sown for the group and for Harry himself. तो वो लोग हमेशा डिस्पेयर महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। Unable to acknowledge that he can't leave the saloon, Harry rationalizes away Bessie's death in the same way Hickey rationalizes his wife's death. तो वो अपना सलून नहीं छोड़ सकता है और इसीलिए वो हमेशा अपनी वाइफ की डेथ को रैशनलाइज करता है उसी तरीके से जैसे हिकी अपनी वाइफ की डेथ को रैशनलाइज करता है। तो हैरी जब हिकी कहता है कि जाओ बाहर वॉक पर, तब वो जाता भी है लेकिन वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाता और फिर से वो बार में वापस आ जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉन पैरेट। तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में था और उसने अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया था। An anarchist responsible for a bombing, Rosa Parrott is in prison and likely to be executed for her crime. तो रोज़ा पैरेट जो है वो एक एनार्किस्ट थी और इसीलिए वो जेल में थी क्योंकि उसने एक बॉम्बिंग की हुई थी, बॉम्ब फेंका था और शायद इसीलिए उसे मार दिया जाएगा। डॉन इज गिल्ट स्ट्रिकन एंड सीक्स लैरी स्लेड्स हेल्प। तो डॉन जो है वो लैरी स्लेड की हेल्प लेने के लिए आया था क्योंकि लैरी स्लेड भी पहले पॉलिटिक्स में था, एनार्किस्ट था, और डॉन को बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रही थी और लेकिन फिर भी वो लैरी का अटेंशन नहीं ले पा रहा था, लैरी उसे अटेंशन नहीं दे पा रहा था और इसीलिए उसकी गिल्ट बढ़ती जा रही थी और इसीलिए लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है। सो आई होप आपको ये समरी और सारे कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।